दोस्तों बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, जितनी उन्होंने मेहनत करी थी, जितने उन्होंने एफर्ट डाले थे, उस लेवल का पेपर अटेम्प्ट नहीं हुआ है। तो वो बच्चे और ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ऐसा ही एक ऑप्शन जो उनके सामने आया है वो है असिस्टेंट लेबर कमिश्नर का एग्जाम। बट दोस्तों जब भी हम किसी नए एग्जाम की तरफ जाते हैं तो हमेशा उसको कंपेयर करते हैं कि भाई जो एग्जाम में ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहा था उसके कंपैरिजन में ये एग्जाम कैसा है, इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद मुझे क्या मिल सकता है, कैसी प्रोफाइल रहेगी मेरी जॉब की। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को कंपेयर करके देने वाला हूं दो पोस्ट को। एक पोस्ट जो आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे थे असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की, और एक पोस्ट जिसको आप प्रिपेयर करने की सोच रहे हैं असिस्टेंट लेबर कमिश्नर की, ताकि आप लोगों को क्लैरिटी मिले भाई इन दोनों पोस्ट में आप लोगों को क्या सिमिलैरिटीज और क्या डिफरेंस देखने को मिलेंगे और क्यों आपको एपीएफसी एग्जाम के बाद एएलसी एग्जाम को अप्रोच करना चाहिए। तो सर वीडियो हर एक एस्पिरेंट के लिए बहुत जरूरी है जो कि एएलसी एग्जाम की प्रिपरेशन में इंटरेस्टेड है। बट अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करने की सोच रहे हो तो आप वीडियो स्किप कर सकते हो। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स पीवाईक्यूज आप लोगों को हम डाउनलोड करने का ऑप्शन दे रहे हैं। आप लोग एएलसी के 2015, 2017 और 2023 के पीवाईक्यूज विद सॉल्यूशन डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि हम कौन कौन से पॉइंट्स पे इन दोनों एग्जाम्स को कंपेयर करने वाले हैं, हमारा एजेंडा क्या होने वाला है। सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे इन दोनों पोस्ट की, एपीएफसी पोस्ट की एंड एएलसी पोस्ट की जॉब प्रोफाइल को और जॉब के नेचर को, कि भाई किस तरह का जॉब प्रोफाइल है। फिर हम बात करेंगे भाई आपको ड्यूटीज कौन कौन सी परफॉर्म करनी पड़ती है जब आप एपीएफसी ऑफिसर बनते हो और जब आप एएलसी ऑफिसर बनते हो। तो हम फिर सेकंड में ड्यूटीज का कंपैरिजन करेंगे। फिर हम पोस्टिंग कैसे होती है, कहां कहां होती है, प्रमोशंस कैसे होते हैं, ट्रांसफर कैसे होते हैं, उसका कंपैरिजन करेंगे दोनों पोस्ट के लिए। फिर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंपैरिजन करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बच्चे इसमें इंटरेस्टेड रहेंगे। फिर हम एग्जाम पैटर्न का कंपैरिजन करेंगे और लास्ट में हम कंपैरिजन करेंगे सिलेबस का। तो इस तरीके से हम एग्जाम के हर एक डायमेंशन का कंपैरिजन करेंगे फॉर एपीएफसी पोस्ट एंड एएलसी पोस्ट। तो आप ये वीडियो ध्यान से देखिए। अब तो सबसे पहले बात करते हैं इस एग्जाम की जॉब प्रोफाइल की, जॉब नेचर की। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें मोटिवेशन देगा कि भाई हमें एएलसी एग्जाम की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। देखो जब भी आप डिफरेंट एग्जाम्स में से अपने लिए कोई एग्जाम चूज करते हो तो आप सबसे पहले देखते हो कि भाई इस प्रोफाइल को क्रैक करने के बाद, इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद मैं किस पोस्ट पर, किस लेवल पर, किस सैलरी पर जो है अपॉइंट होऊंगा। तो यहां पर अगर हम एपीएफसी एग्जाम की बात करें तो आप में से काफी बच्चे इसको ऑलरेडी जानते हैं कि भाई जब आप एपीएफसी एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो आप क्लास ए ऑफिसर बनते हैं इन ईपीएफओ। ठीक है, आप एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में क्लास ए लेवल 10 पोस्ट पर जो है आपकी अपॉइंटमेंट होती है। और लेवल 10 एज पर दी 7th पे कमीशन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपकी बेसिक पे 15,600 से लेके 39,100 और आपकी ग्रेड पे 5400। तो आपकी इन हैंड सैलरी जो होती है वो लगभग 56,100 से लेके 1,77,500 के बीच में रहती है। और अगर मैं एक न्यू ज्वाइनिंग की बात करूं जिसने जस्ट एपीएफसी पोस्ट पे ज्वाइन किया होता है, उसको इन हैंड सैलरी लगभग 1,10,000 से लेकर 1,15,000 के बीच में मिलती है। तो यहां पर क्लास ए लेवल 10 इन 7th पे कमीशन और एक गैजेटेड पोस्ट है और ये परमानेंट पोस्ट है लेकिन नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। तो आप लोगों को एपीएफसी पोस्ट के बारे में पता था कि भाई ईपीएफओ में जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप एक स्टेट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनते हैं, आप किसी मिनिस्ट्री के अंडर नहीं होते हैं। नो डाउट ईपीएफओ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर आती है, बट एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन की तरह वो जो है फंक्शन करती है। तो वहां पर आपकी जो प्रोफाइल होती है वो नॉन मिनिस्ट्रियल प्रोफाइल होती है। अगर इस कंपेरिजन पे हम एएलसी पोस्ट को भी देखें अब तो एएलसी पोस्ट भी क्लास ए पोस्ट है, ग्रुप ए पोस्ट है। ठीक है, टॉप लेवल पोस्ट ये मानी जाती है। और दोस्तों हमारे देश में जितनी भी क्लास ए पोस्ट है वहां पर जब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है तो जनरली इसी लेवल पे होती है, क्लास ए लेवल पे। और यहां पर ये भी लेवल 10 आपको 7th पे कमीशन के हिसाब से सैलरी प्रोवाइड करेगी। तो 15,600 से लेके 39,100 का ग्रेड यहां पर भी है और 5400 का ग्रेड पे और लगभग 56,100 से लेके 1,77,500 की आपकी सैलरी के बीच में रेंज रहेगी। और यहां पर भी आपकी जो इन हैंड सैलरी आती है वो लगभग 1,10,000 से लेकर 1,15,000 के बीच में आती है। तो सैलरी में दोनों पोस्ट बराबर हैं, लेवल में दोनों पोस्ट बराबर हैं। तो ये पोस्ट जो एएलसी की आपको मोटिवेट करनी चाहिए क्योंकि अगर आप किसी कारणवश एपीएफसी पोस्ट को क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं तो भी आप एक अच्छी पोस्ट को क्वालिफाई करके सेम लेवल पे अपॉइंट हो सकते हैं। और दोस्तों ये भी गैजेटेड पोस्ट है, ठीक है, नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन्ड है। और इसके साथ साथ ये पोस्ट परमानेंट नेचर की और मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। ये पोस्ट पार्ट है सेंट्रल लेबर सर्विस का। यहां पर आप या तो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर बनेंगे या असिस्टेंट वेलफेयर कमिश्नर बनेंगे या असिस्टेंट लेबर वेलफेयर कमिश्नर बनेंगे। तो ये सेंट्रल लेबर सर्विसेज के जो ग्रुप है पूरा उसकी एक पर्टिकुलर प्रोफाइल है। तो यहां पर आप मिनिस्ट्री के अंडर काम करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का पार्ट बनते हैं और ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब नहीं क्योंकि यहाँ पे एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन रहे हैं। तो ये जॉब प्रोफाइल और जॉब नेचर का कंपैरिजन है। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि भाई बहुत कम जो है डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और मेजर डिफरेंस क्या पर है कि भाई ये मिनिस्ट्रियल पोस्ट है और ये नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। ये सेंट्रल लेबर सर्विस का पार्ट है और ये ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं ड्यूटीज की। देखो एपीएफसी की जब मैं बात करता हूं, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की जब मैं बात करता हूं तो यहां पर ड्यूटीज का कंपैरिजन क्या है
कि भाई एपीएफसी की जो ड्यूटी होती है वो होती है इन्फोर्स करना। इन्फोर्स किसको करना? जो पीएफ एक्ट है या जो पेंशन स्कीम है या जो कोई और स्कीम, इंश्योरेंस स्कीम है ईपीएफओ की, उसको इन्फोर्स करना। ठीक है, उससे अगर मान लो किसी पर्सन ने उसको फॉलो नहीं किया तो उससे रिकवरी करना। ठीक है, अकाउंट मैनेज करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना, कैश को हैंडल करना, लीगल प्रोसीडिंग्स किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ जो है लेकर आना, और पेंशन एंड कंप्यूटर के काम कंप्लीट करना। तो ये बेसिकली उनका काम है। तो यहां पर उनके फंक्शन क्या होते हैं? इंक्वायरी कंडक्ट करना। इंक्वायरी किस लिए? कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको पीएफ एक्ट फॉलो करना था, लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन ने पीएफ एक्ट को फॉलो नहीं किया है, उसके प्रोविजन को नहीं माना है, तो उसके खिलाफ इंक्वायरी करनी कि भाई अब इसके खिलाफ क्या एक्शन लिए जाने चाहिए। फिर आप अगर मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, कोई एक एम्प्लॉयमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने अपने लोगों का क्लेम सेटल नहीं किया, तो उनका क्लेम सेटलमेंट करवाना, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन करना, कैश रिकंसिलिएशन वगैरह को हैंडल करना, और एमआईएस के रिटर्न्स देखना। तो ये काम है एपीएफसी का। लेकिन अगर हम एएलसी की बात करें तो इनका फंक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है। ये सेंट्रल स्फेयर के जितने भी लेबर इनेक्टमेंट है उनको इन्फोर्स करने का काम करती है। तो बेसिकली स्टैट्यूटरी फंक्शंस, जो बहुत सारे एक्ट जैसे फैक्ट्री एक्ट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, उनके अंदर जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस मेंशन कर रखे हैं लेबर के वेलफेयर के रिगार्डिंग, लेबर की सर्विस के रिगार्डिंग, उनको डिस्चार्ज करती है। तो यहां पर इनका मेन फंक्शन क्या है? प्रिवेंशन एंड सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ठीक है, जितने भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है उनको होने से बचाना, अगर वो हो गए तो उनको सेटल करना। देन इन्फोर्समेंट ऑफ वेरियस लेबर लॉस, और आप लोगों ने लेबर लॉस पढ़े भी हुए हैं, तो वहां पर बहुत सारी पोस्ट होती है, जैसे कंसिलिएशन ऑफिसर की एक पोस्ट होती है, इंस्पेक्टर की एक पोस्ट होती है, अपीलेट अथॉरिटी होती है कई बार, तो वो फंक्शन डिस्चार्ज करने का काम किसका है? असिस्टेंट लेबर कमिश्नर का। तो यहां पर इनकी ड्यूटीज काफी वेरी करती हैं। इनका काम बेसिकली क्या है? एपीएफसी का काम है ईपीएफओ के जितने भी फंक्शंस हैं या फिर जितने भी एक्ट हैं उनको इन्फोर्स करना, उनके अकॉर्डिंग काम करना। लेकिन इनका काम क्या है कि भाई जो जर्नल लेबर लॉस हैं उनके अकॉर्डिंग काम करना। तो यहां पर आप लोगों को एक डिफरेंट प्रोफाइल देखने को मिलेगी, बट बहुत इंटरेस्टिंग प्रोफाइल है। अब आगे बढ़ते हैं, आप कंपैरिजन करते हैं पोस्टिंग्स का, प्रमोशंस का और ट्रांसफर का। देखो, अगर मैं बात करूं एपीएफसी की, तो यहां पर ऑल इंडिया पोस्टिंग आपकी होती है, और पोस्टिंग रैंक के बेसिस पे होती है कि भाई किसी बच्चे का जितना अच्छा रैंक आएगा, ठीक है, अगर वो टॉपर होगा तो उसको उसकी चॉइस की जो है पोस्टिंग मिल जाएगी। सेम केस आप लोगों को एएलसी में भी देखने को मिलेगा। यहां पर भी अगर आपका रैंक टॉप है तो आपको आपकी पसंद की चॉइस मिलने के ज्यादा चांसेस हैं। अगर मैं प्रमोशंस की बात करूं, दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन में आप लोगों को रेगुलर प्रमोशन देखने को मिलती है। यहां पर आप 5 साल बाद आरपीएफसी बन जाते हो, फिर आप सीपीएफसी बन जाते हो। इस तरीके से आपकी प्रमोशन रेगुलरली होती रहती है, और यहां पर भी आप लोगों को रेगुलर प्रमोशन ही देखने को मिलेंगी। हर 5 साल बाद लगभग आप लोग प्रमोट होकर नेक्स्ट लेवल पे पहुंचते हो। अगर मैं ट्रांसफर की बात करूं तो दोनों ही केसेस में आप लोगों को ऑलमोस्ट सिमिलर ट्रांसफर का नेचर देखने को मिलेगा। यहां पर क्योंकि ईपीएफओ के अपने एक्ट में लिखा हुआ है कि भाई आपको एक पर्टिकुलर जगह पर 3 साल और एक पर्टिकुलर कैडर में, एक पर्टिकुलर स्टेट में आप लोगों को 9 साल रहना पड़ेगा, तो उसके बाद आप लोगों को ट्रांसफर होनी पड़ेगी। लेकिन यहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल हैं उनके हिसाब से आप लोगों की ट्रांसफर होती है। तो जैसे ही किसी और ऑर्गेनाइजेशन में या किसी और स्टेट पे आप लोगों को वैकेंसी देखने को मिलेगी तो आप लोगों की ट्रांसफर वहां पर हो जाती है। बट दोस्तों, यहां पर भी आप लोगों को लगभग 5 साल या 6 साल बाद किसी दूसरे स्टेट में जाना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को एक ही जगह पे परमानेंट पोस्टिंग मिल सकती है। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल केसेस में आपको परमानेंट पोस्टिंग यहां पर भी मिल सकती है। ठीक है, वो एक्सेप्शनल केस है, फॉर एग्जांपल फैमिली इश्यूज हैं, मेडिकल इश्यूज हैं, तो उस केस में आपको एक जगह पे थोड़ा ज्यादा रुकने दिया सकता है। परमानेंट आपको हमेशा एक जगह पे रुकने दिया जाएगा ऐसा नहीं होगा यहाँ पर भी। ठीक है, तो ये पोस्टिंग, प्रमोशन, ट्रांसफर के रिगार्डिंग आप लोगों को कंपेरिजन देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, प्रमोशंस, पोस्टिंग, ट्रांसफर, ये तो हम इतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जब हम मेन बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि भाई क्या हम इस एग्जाम को दे सकते हैं, एएलसी को नहीं दे सकते हैं। देखो, ईपीएफओ के एपीएफसी एग्जाम की एलिजिबिलिटी कंडीशन बहुत ही सिंपल थी, बहुत ही क्लियर थी कि भाई यहां पर आप लोगों को इसेंशियल क्वालिफिकेशन कहते हैं कि भाई आप लोगों का ग्रेजुएट होना जरूरी था। अगर आप लोगों के पास डिग्री थी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल थे, और कोई कंडीशन यहां पर इसेंशियल नहीं थी। मतलब फॉर्म फिल करने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी था, आपके पास डिग्री होनी बहुत जरूरी थी। और डिजायरेबल क्या थी कि भाई अगर किसी बच्चे के पास डिप्लोमा है लेबर लॉ में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर कंपनी लॉ में, तो उसको मोर डिजायर्ड माना जाएगा। बट इसकी वजह से आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते, ऐसा नहीं था। अगर किसी बच्चे के पास ये डिप्लोमा नहीं भी था, स्टिल वो फॉर्म फिल कर सकता था। तो यहां पे ये वाला इशू जो है वो बच्चों को परेशान नहीं कर रहा था। बट अगर मैं बात करूं एएलसी एग्जाम की, तो यहां पर वो कंडीशन डिप्लोमा वाली अब इसेंशियल हो चुकी है। मतलब डिप्लोमा होना जरूरी है अगर आप इस एग्जाम का फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो यहां पर इसेंशियल कंडीशन क्या थी? एजुकेशनल, कि भाई आपके पास डिग्री तो होनी चाहिए, सेम कंडीशन यहां वाली ईपीएफसी वाली। लेकिन डिग्री के साथ साथ आपके पास सोशल वर्क, लेबर वेलफेयर, लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल रिलेशन या फिर पर्सनल मैनेजमेंट में डिप्लोमा होना जरूरी है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, यूजीसी अप्रूव्ड, एआईसीटी अप्रूव्ड। ठीक है, ऐसे इंस्टीट्यूशन से आप डिप्लोमा करें और वो 6 महीने का 1 साल का डिप्लोमा हो सकता है।
तो ये यहाँ पर इसेंशियल कंडीशन आ गई है, तो इसके बिना आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। तो बच्चों को ये डिप्लोमा करना बहुत जरूरी है अगर आप एएलसी एग्जाम के लिए अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं। और यहाँ पर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है, जिसका फर्क फॉर्म फिलिंग में नहीं पड़ने वाला, लेकिन अगर है तो अच्छी बात है, वो है डिग्री इन लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर इसका इंपैक्ट नहीं है, लेकिन इस डिप्लोमा का इंपैक्ट बहुत है, और ये कंडीशन काफी बच्चों को परेशान करेगी क्योंकि उनके पास अभी डिप्लोमा नहीं होगा। तो दोस्तों अभी एएलसी एग्जाम की नोटिफिकेशन बहुत जल्दी एक्सपेक्टेड नहीं है, ठीक है। वी आर एक्सपेक्टिंग कि भाई सेकंड हाफ ऑफ 2026 में ही नोटिफिकेशन आएगी, उससे पहले चांसेस नहीं लग रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक डिप्लोमा नहीं किया है तो यू कैन एनरोल इनटू एनी डिप्लोमा कोर्स, और उसके बाद आप 6 महीने या 1 साल का डिप्लोमा कर सकते हैं। बट दोस्तों नोटिफिकेशन से पहले ही आपका डिप्लोमा यहाँ पर कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म पे आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशन मीट होनी चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो दोनों ही पोस्ट के लिए सेम एज लिमिट है, ठीक है। आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी एज 35 से कम होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपकी एज 38 से कम होनी चाहिए, आपको 3 साल की रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल रही है। अगर आप शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या फिर आप एक्स सर्विसमैन हैं, आप जो है ईपीएफओ में ही इंप्लॉई हैं, या फिर आप किसी और स्टैट्यूटरी ऑटोनॉमस बॉडी या फिर किसी और गवर्नमेंट बॉडी में इंप्लॉई हैं, तो आपको 5 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी, आप 40 साल की एज तक अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप पर्सन बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप 45 की एज तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी कंडीशन एज के रिगार्डिंग बिल्कुल सेम है। एजुकेशन में सिर्फ एक मेजर डिफरेंस ये है कि भाई आप लोगों के पास डिप्लोमा इन 5 में से किसी एक फील्ड पे होना जरूरी है। दिस इज द मस्ट क्वालिफिकेशन। आगे बढ़े, अब दोस्तों बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के कंपैरिजन की। तो एग्जाम पैटर्न में कंपैरिजन जब हम करते हैं तो हमें कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। दोनों ही एग्जाम का पैटर्न बिल्कुल सेम है। आप लोगों को दोनों ही एग्जाम में एपीएफसी में और एएलसी में आपको 2 स्टेज एग्जाम प्रोसेस देखने को मिलता है, जहां पर पहले एक रिक्रूटमेंट टेस्ट है, ठीक है। रिक्रूटमेंट टेस्ट यहां पर भी ऑफलाइन है, और यहां पर भी आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। 120 क्वेश्चन आपके सामने होंगे। 120 क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होगा, तो टोटल पेपर आपका 300 मार्क्स का होगा। और अगर आप रिक्रूटमेंट टेस्ट के किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत लगा के आते हैं तो आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग पेनल्टी देखने को मिलेगी, तो 0.833 मार्क्स की पेनल्टी भी है। और यहाँ पर कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, सेक्शनल टाइमिंग नहीं है। तो रिक्रूटमेंट टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में होगा, और आपका सेम पैटर्न है जो एपीएफसी एग्जाम का है। और दोस्तों इसके बाद जब आप रिक्रूटमेंट टेस्ट की कट ऑफ क्वालिफाई कर लेंगे, जो कि हर बार वेरी करती है, यू विल गो टू द इंटरव्यू राउंड। और इंटरव्यू में भी यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज कुछ मिनिमम स्कोर दिया गया है कि भाई अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको इंटरव्यू में 100 में से 50+ मार्क्स लेकर आने ही पड़ेंगे। सेम फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। लेकिन अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको 100 में से 45+ मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे। और अगर आप शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब या फिर पर्सन बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको इंटरव्यू में 100 से 40+ मार्क्स लेकर आने ही पड़ेंगे। अगर वो मार्क्स आप लेकर नहीं आते हो मिनिमम मार्क्स, तो आप भले ही यहाँ पर टॉपर क्यों ना हो, भले ही आपके ओवरऑल मार्क्स टोटल मार्क्स इंटरव्यू और इसके मिला के फाइनल कट ऑफ से ज्यादा क्यों ना बन रहे हो, तब भी आप सिलेक्ट नहीं होंगे। तो ये पैटर्न एक्जैक्टली सेम है एपीएफसी और एएलसी एग्जाम का। और दोस्तों एपीएफसी एग्जाम के साथ ईओ एग्जाम होता है, ठीक है। आप लोगों ने इस बार भी दिया होगा, ठीक है। एक ही पेपर के थ्रू दोनों पोस्ट के लिए सिलेक्शन हो रही थी। और यहाँ पर एएलसी के साथ लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर का एग्जाम होता है, तो यहाँ पर भी 2 पोस्ट क्लब हो जाती हैं, एएलसी एंड एलईओ, यहाँ पे जैसे एपीएफसी और ईओ। तो पैटर्न में आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है जब हम दोनों एग्जाम्स की बात करते हैं। ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। हाँ, और अगर टाइमलाइन की बात भी करें कि भाई कितना लंबा ये एग्जाम प्रोसेस चलता है, तो कहीं ना कहीं एएलसी और एपीएफसी का प्रोग्राम जो है काफी लंबा चलता है। ये आपको काफी जो है तसल्ली के साथ एग्जाम देने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत डिले यूपीएससी की तरफ से होता है। अब अगर बात करें सिलेबस की कंपैरिजन की, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, काफी बच्चे सिलेबस के बारे में भी कंपैरिजन जानना चाहते हैं कि सर यहाँ पे हमें क्या कुछ नया प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो आप जैसे डायग्राम से समझ सकते हैं, डायग्राम बहुत क्लियर है। एपीएफसी का जो सिलेबस है वो कहीं ना कहीं एएलसी के सिलेबस को अपने अंदर इंक्लूड करके रखता है। मतलब अगर आप लोगों ने एपीएफसी की ढंग से तैयारी करी है तो आप ऑलमोस्ट 80% एएलसी एग्जाम के लिए रेडी हैं। कैसे रेडी हैं मैं बताता हूं आपको। देखो, आपने करंट अफेयर प्रिपेयर कर रखे हैं एपीएफसी में, आप यहां पर भी प्रिपेयर करेंगे और वो भी इस एग्जाम का पार्ट बनेगा। आईआर एंड लिबर लॉ आपने प्रिपेयर कर रखा है, तो यहां पर आपने जो आईआर एंड लिबर लॉ प्रिपेयर कर रखा है वो एक बेस प्रिपरेशन आपने एपीएफसी में कर रखी है। उसके ऊपर आपको थोड़ी सी प्रिपरेशन और बढ़ानी पड़ेगी, तब जाकर आप एएलसी की रिक्वायरमेंट मीट कर पाएंगे। सेम गोज फॉर सोशल सिक्योरिटी एक्ट, क्वांट आपने प्रिपेयर कर रखा है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू लेबर, इसमें थोड़ी सी और मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो यहां पर 80% प्रिपरेशन आपकी एपीएफसी एग्जाम वाली काम आने वाली है, और बाकी प्रिपरेशन थोड़ी बहुत आपको और एडिशनली करनी पड़ेगी। तो आप ऑलमोस्ट रेडी हैं एएलसी एग्जाम के लिए, अगर आपने एपीएफसी एग्जाम की प्रिपरेशन ढंग से करी है। क्यों? क्योंकि भाई यहां पर 80% सिलेबस आपका ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, आपके कंपोनेंट देख भी लीजिए। अब एडिशनली क्या करना है
कि भाई आपको आयरन लेबर लॉ में जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं डिफरेंट लेबर लॉ से रिलेटेड, वो आपको एडिशनली प्रिपेयर करनी पड़ेंगी। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है रिलेटेड टू लेबर, यहाँ पर भी जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी से रिलेटेड, जो हम जनरली नहीं पढ़ते हैं फॉर एपीएससी एग्जाम, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन नहीं आता है, वो यहाँ पर आपको पढ़नी पड़ेगी। तो एक लेवल डाउन जाना पड़ेगा, डेप्थ में जाना पड़ेगा आपको लेबर लॉ और आयरन लेबर लॉ, सॉरी आयरन लेबर लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में। अदरवाइज बाकी प्रिपरेशन आपकी ऑलमोस्ट सेम है जो आपने ईपीएफओ एग्जाम के लिए करी है। तो जो बच्चा ईपीएफओ एग्जाम की प्रिपरेशन कर चुका है उसके लिए एएलसी एग्जाम में जाना बहुत नेचुरल है, क्योंकि आप ऑलमोस्ट सिलेबस कवर कर चुके हैं। बट प्रॉब्लम कहां आ रही है? डिप्लोमा में। तो डिप्लोमा एक बार आप कोर्सेज अपने नेट पे रिसर्च कर लीजिए, मैंने भी एक वीडियो बनाई, आप वो भी देख सकते हैं, फिर आप एएलसी एग्जाम की तरफ आ सकते हैं। बट दोस्तों यहाँ पर मैं अगेन बहुत क्लैरिटी के साथ आपको कहना चाहूंगा कि एएलसी एग्जाम एग्जैक्टली कब होगा इसके बारे में अभी हमें नहीं पता है, ठीक है। वी आर एक्सपेक्टिंग कि भाई नोटिफिकेशन 2026 जून में आ सकती है, फिर उसके बाद आ सकती है, बट ये प्रोसेस काफी स्लो चलते हैं, ठीक है। अभी मिनिस्ट्री के अंदर ही काम चल रहा है, फिर रिक्वेशन यूपीएससी को जाएगी, फिर यूपीएससी लगभग 3-4 महीने का टाइम लगाता है, तब जाकर हमें नोटिफिकेशन देखने को मिलती है, और उसके बाद फिर एग्जाम और इंटरव्यू होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग इस एग्जाम को अपना मेन टारगेट एग्जाम मत बनाइए एएलसी को, आप इसको किसी और एग्जाम के साथ प्लान बी बना के चलिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके साथ आप इसको प्लान बी बना सकते हैं। अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं अगेन उसके साथ आप इसको प्लान बी बना सकते हैं। तो ये एग्जाम एएलसी का, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर का, आपका प्लान ए नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? मैंने आपको कंडीशन बता दी है, मैंने आपको इशू बता दिया है कि भाई प्रोसेस काफी स्लो है, काफी लंबा वेट करना पड़ सकता है, और काफी अनएक्सपेक्टेड चीजें यहां पर देखने को मिलती हैं। अब दोस्तों आप लोगों को बहुत क्लैरिटी यहां पर मिल गई होगी कि भाई एपीएफसी पोस्ट क्या थी और एएलसी पोस्ट क्या है। तो यहां पर आप लोगों को अब थोड़ा मोटिवेट हो जाना चाहिए, क्योंकि जब मैं पूरी चीजों को समराइज करता हूं तो मैं ये देखता हूं कि भाई कहीं ना कहीं एपीएफसी से 21 ही पोस्ट है, 19 पोस्ट नहीं है। मतलब 21 का मतलब क्या है कि भाई एपीएफसी में मैं जो एक स्टेट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन रहा था, ठीक है, एक जो है नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट का पार्ट बन रहा था, लेकिन यहाँ पर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट बन रहा हूँ, मैं सेंट्रल लेबर सर्विस का पार्ट बन रहा हूँ। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लॉय आप बनोगे तो कहीं ना कहीं एक प्राउड फीलिंग, थोड़ी सी और ज्यादा प्राउड फीलिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। फिर सैलरी भी एपीएफसी के बराबर है, ठीक है, लेवल भी सेम है, क्लास भी सेम है, और ड्यूटीज भी काफी अच्छी है, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर मोटिवेशन ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर सिलेबस भी कम है। आपको एपीएफसी जितना बहुत वास्ट 15 कंपोनेंट्स का सिलेबस प्रिपेयर नहीं करना है, तो इसलिए आपको इस पर्टिकुलर एग्जाम की तरफ आना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा रिटर्न, एक अच्छा एरिया आपको देखने को मिलेगा। एंड दोस्तों वन मोर थिंग जो लास्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा, कंपटीशन लेवल, ठीक है, वो शायद मैंने पीपीटी में मिस कर दिया है, बट लेट मी शेयर द नंबर्स विद यू। अगर मैं एपीएफसी एग्जाम की बात करूं तो एपीएफसी एग्जाम में 2023 में लगभग 10,47,000 लोगों ने फॉर्म फिल किया था। 2025 जो कि रिसेंट एग्जाम है एपीएफसी का, वहां पर 4,99,000 लोगों के आसपास लोगों ने फॉर्म फिल किया था एपीएफसी का। बट अगर हम एएलसी के नंबर देखें, ठीक है, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि यहाँ पर सिर्फ 10 से 15,000 लोग अप्लाई करते हैं, क्योंकि डिप्लोमा कंडीशन सब मीट ही नहीं कर पाते। तो यहाँ पर कंपटीशन थोड़ा कम है, नो डाउट पोस्ट भी कम लेवल पे कमी है। एपीएफसी की 74 पोस्ट के लिए 4,99,000 लोगों ने अप्लाई किया, ठीक है, और पिछली बार एएलसी की 29 पोस्ट के लिए अराउंड 12 से 15,000 लोगों ने अप्लाई किया था, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे रेशो फिर भी आपका एएलसी का बेटर रहेगा, कंपटीशन थोड़ा सा आपको नंबर वाइज, रेशो वाइज कम लगेगा इन एपीएफसी एग्जाम, एएलसी एग्जाम। तो इसलिए भी आपको इस एग्जाम की तरफ अप्रोच करना चाहिए, बिकॉज दिस एग्जाम प्रोवाइड्स यू अ गुड अपॉर्चुनिटी टू गेट इनटू द सेंट्रल गवर्नमेंट पार्ट। ओके, तो अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है आपकी, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फिर डिप्लोमा के रिगार्डिंग मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने एंड पे रिसर्च करिए, ठीक है, क्योंकि वो एक ऐसा एरिया है जहां पर बहुत रिसर्च हमने भी करी बट बहुत क्लैरिटी नहीं मिल पा रही। हमने सबको कॉल भी किया था, सबसे पूछा भी था, तब जाके मैंने वो वीडियो बनाई थी। आप भी अपने एंड पे एक बार काम करिए और अपने लिए एक अच्छा डिप्लोमा कोर्स 6 महीने का अगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया, वरना 1 साल का ढूंढ लीजिए, ठीक है। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।